नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम इस यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाकर व्हाट्सएप के माध्यम से आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बी पार्ट टेस्ट का सेकंड पेपर है भारतीय समाज, उसका अध्ययन हम कर रहे हैं और तीसरी यूनिट में जो टॉपिक हैं उनमें अंतिम टॉपिक भारत में नियोजित सामाजिक परिवर्तन एवं रूपांतरण है। अन्य जो टॉपिक है उन पर वीडियो तैयार करके हमने आपके साथ शेयर किए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उनको पढ़ा है, देखा है, समझा है और अपनी टेक्स्ट बुक से भी अपनी स्टडी की है। क्योंकि किसी भी काम की सफलता के लिए जो विपक्ष उसमें जुड़े हुए होते हैं, सभी की सक्रिय भागीदारी उसके लिए आवश्यक है। तो टीचिंग लर्निंग में भी ये ज़रूरी है कि टीचर के साथ स्टूडेंट हैं वो भी सक्रिय रूप से उसमें जिम्मेदारी से भाग लें, चीज़ों को समझें, सुनें और अपनी सेल्फ स्टडी भी कंटिन्यू करें। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा अध्ययन का विषय है वह है भारत में नियोजित सामाजिक परिवर्तन एवं रूपांतरण। इससे संबंधित एक वीडियो इससे पहले भी मैंने तैयार करके आपके साथ शेयर किया है। क्योंकि हम भारतीय संदर्भ में थोड़ा सा इसका विवेचन जरूरी है, इसलिए सेकंड पेपर के हिसाब से भी एक वीडियो की और ज़रूरत महसूस हो रही है, इसलिए मैंने एक वीडियो तैयार किया है। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए समाज का विकास, समाज का कल्याण बहुत ज़रूरी होता है। हम देखते हैं कि समाज में बहुत सारी समस्याएं होती है, बहुत सारी कुरीतियाँ होती है, बहुत सारी विकृतियाँ होती है और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए, समय के साथ डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि हम उन सामाजिक कुरीतियों, विकृतियों को छोड़ें, नवाचारों को अपनाएं, जो सामाजिक समस्याएं हैं उनका समाधान करें, समाज का कल्याण सुनिश्चित करें, समाज के सभी वर्गों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ें, कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए प्रयास करें और ओवरऑल सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए इस तरह की योजनाएं लागू करें जिससे परिवार, समुदाय, समाज और राष्ट्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके और राष्ट्र निर्माण में सभी वर्गों, समूहों की भागीदारी सुनिश्चित हो, एक समेकित वृद्धि की जा सके और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। तो इन्हीं सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर नियोजित सामाजिक परिवर्तन लाया जाता है। योजनाबद्ध तरीके से सुनिश्चित लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो परिवर्तन लाया जाता है उसे ही हम नियोजित सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। उसकी एक वांछनीय दिशा होती है, इसलिए वांछनीय दिशा यानी जिसके लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित हैं, वांछनीय दिशा में योजनाबद्ध यानी सुविचारित और सुनियोजित जो सामाजिक परिवर्तन है वही नियोजित सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। और विभिन्न समाज वैज्ञानिकों ने इसके लिए अलग अलग हिसाब से परिभाषाएं दी हैं। इसमें मुख्य रूप से दो पहलू बताए गए हैं। एक आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। एक सोशियो कल्चरल प्लानिंग जिसमें सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट नियत होता है। जाने माने भारतीय समाजशास्त्री S.C. दुबे ने अपनी पुस्तक अंडरस्टैंडिंग चेंज उसमें ये कहा है कि योजनाबद्ध जो परिवर्तन है वही नियोजित सामाजिक परिवर्तन है। और ये जो योजनाबद्ध परिवर्तन है ये आर्थिक विकास और जन कल्याण सुनिश्चित करता है, जिसका तात्पर्य यह है कि उस देश के समाज के नागरिकों का मानव विकास सुनिश्चित किया जाता है, न्यायपूर्ण वितरण का प्रयास किया जाता है, जो संसाधन और अवसर होते हैं उनका, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रयास किया जाता है। तो आर्थिक विकास और जन कल्याण में संतुलन स्थापित किया जाता है और बिल्कुल सार रूप में इस नियोजित सामाजिक परिवर्तन का जो उद्देश्य है वह है एक नई सामाजिक व्यवस्था और नए जीवन मूल्य स्थापित करना, जो राष्ट्र और समाज के विकास और उत्थान के लिए आवश्यक होते हैं। इसलिए हमने इसमें आर्थिक और सामाजिक दोनों पहलुओं को सम्मिलित किया है।
नई सामाजिक व्यवस्था, नई जीवन मूल्य हमारे संवैधानिक और लोकतांत्रिक लक्ष्यों की प्राप्ति को ध्यान में रखकर तय किए जाते हैं। और नियोजित सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से ही हम राष्ट्रवाद, औद्योगिकीकरण, नागरीकरण, लोकतांत्रिक जीवन शैली, धर्मनिरपेक्षीकरण, आधुनिकीकरण और लोक कल्याणकारी राज्य की उत्कृष्ट भूमिका की दिशा में आगे बढ़ते हैं। और ये जो नियोजित सामाजिक परिवर्तन होता है, इसके लिए मुख्य रूप से 4 उद्देश्य तय किए गए हैं। पहला है समाज का कल्याण सुनिश्चित करना, जिसमें समाज का संतुलित और न्यायपूर्ण विकास करने का लक्ष्य तय किया जाता है। समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान किया जाता है, उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाता है और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। दूसरा है सामाजिक पुनर्निर्माण। समाज में जो कुरीतियाँ हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, जो सामाजिक विघटन है और ऐतिहासिक और समसामयिक दुर्घटनाओं के कारण समाज में जो विघटन और बिखराव आता है, उससे ऊपर उठकर समाज के रिकंस्ट्रक्शन के लिए, समाज के पुनर्निर्माण के लिए जो प्रयास किया जाता है, वह भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो सामाजिक पुनर्निर्माण सुनिश्चित करना भी नियोजित सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तीसरा बिंदु होता है सामाजिक स्थिरता, यानी समाज में जो अस्थिरता है, विचलन है, उसको रोकना और समाज में स्थिरता लाना। वह स्थिरता राजनीतिक भी हो सकती है, सामाजिक भी होती है, आर्थिक भी हो सकती है। तो सामाजिक स्थिरता में सभी पहलू समाहित होते हैं, इसलिए सामाजिक स्थायित्व सुनिश्चित करना भी नियोजित सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और चौथा और अंतिम जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है, वह है मानव व्यक्तित्व का संवर्धन। ओवरऑल जो नियोजित सामाजिक परिवर्तन है, उसका उद्देश्य समाज के सभी नागरिकों का स्वस्थ और संतुलित व्यक्तित्व निर्माण सुनिश्चित करना है, उन्हें योग्य नागरिक रूप में तैयार करना, शिक्षित और कौशल युक्त मानव संसाधन के रूप में तैयार करना, उसे राष्ट्र निर्माण के सक्रिय भागीदारों के रूप में तैयार करना, उन्हें लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में तैयार करना। ये मानव व्यक्तित्व संवर्धन के उद्देश्य होते हैं, जो नियोजित सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण एक लक्ष्य रखा गया है। जाने माने अर्थशास्त्री गुन्नार मेंडल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में ये बताया है कि आधुनिकीकरण और विकास को अपनाना ही नियोजित सामाजिक परिवर्तन है। और इन सभी समाज वैज्ञानिकों की जो परिभाषाएं हैं और जो उनका नियोजित सामाजिक परिवर्तन और रूपांतरण का जो समाजशास्त्रीय विवेचन है, उसका जो निष्कर्ष है वह यह है कि सामाजिक व्यवस्था में अल्प विकास की जो अवांछनीय अवस्थाएं हैं, उनमें सुधार करना, आधुनिकीकरण के आदर्शों को सामाजिक जीवन में अपनाना ही सामाजिक विकास है। और यह सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिए ही हमारी जो राष्ट्रीय विकास नीति है, उसके अनुरूप नियोजित सामाजिक परिवर्तन और रूपांतरण लाया जाता है। इसके लिए बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक विकास के कार्यक्रम तय किए जाते हैं। भारतीय संदर्भ में हम देखें तो पंचवर्षीय योजनाएं इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो भारत के सामाजिक आर्थिक विकास की नींव गढ़ी गई है। उसके माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं रही हैं, जो सबसे लंबे समय तक भारत की विकास की साक्षी रही हैं। उनके माध्यम से सामाजिक आर्थिक विकास करने का प्रयास किया गया है। उसके बाद में और भी बहुत सारे कमजोर वर्गों के कल्याण कार्यक्रम है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, दिव्यांग, अल्पसंख्यक, वृद्धजन, इनकी सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बहुत सारे कार्यक्रम और योजनाएं लागू की गई हैं। भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के बाद और भी बहुत सारी नई नई चीज़ें आई हैं, तो उसके अनुरूप नई योजनाएं लागू की गई हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको महानरेगा के नाम से जानते हैं, वह योजना लागू की गई है। खाद्य सुरक्षा योजना लागू की गई है। तो इस तरह के बहुत सारे योजनाएं और कार्यक्रम हैं, वो समाज के नागरिकों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए राज्य सरकार वह लागू करती है। वो राष्ट्रीय हमारी जो सामाजिक
विकास की जो नीति होती है उसका भाग होता है, और उससे समाज में व्यापक योजनाबद्ध परिवर्तन सुनिश्चित किया जाता है। हम देखते हैं कि जो कृषि में जो विकास हुआ है, औद्योगिकीकरण हुआ है, नगरीकरण हुआ है, मानव विकास हुआ है, शिक्षा और जन जागरूकता का प्रसार हुआ है, सामाजिक चेतना आई है, जनसंख्या से संबंधित जो चेतनाएं आई हैं, स्त्रियों की स्थिति में जो सुधार हुए हैं, जाति और भाषा धर्म से संबंधित जो भेदभाव अविश्वास का जो वातावरण है वो कम हुआ है, कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए जो प्रयास हुए हैं, परंपरा से जो आधुनिकीकरण हुआ है, बौद्धिक जो उत्थान हुआ है, ये सब नियोजित परिवर्तन के कारण ही भारतीय समाज में गठित हुई है। और नियोजित परिवर्तन के कारण ही ये जो विकास हम चारों तरफ देख रहे हैं, अपने डे टू डे लाइफ से लेकर अपने पारिवारिक, सामुदायिक, सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर जो भी विकास और जो भी समाज के उत्थान के लिए आया हुआ बदलाव हम देखते हैं, वो सब नियोजित परिवर्तन का ही हिस्सा है। तो यह नियोजित सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा का परिचय है, जो बहुत संक्षिप्त और सारगर्भित रूप में मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसके लिए संवैधानिक, वैधानिक और नीतिगत बहुत सारे कार्यक्रम हैं। संवैधानिक से तात्पर्य कि जो भारत का संविधान है उसमें मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व हैं और कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए बहुत सारे प्रावधान हैं, जिसमें SC, ST, OBC, महिलाएं, दिव्यांग, वृद्धजन, अल्पसंख्यक, बहुत सारे समूह आते हैं। उनके उत्थान से संबंधित भी संवैधानिक प्रावधान है, साथ ही उनके संबंध में कानूनी प्रावधान है, वैधानिक प्रावधान है, साथ ही उनसे संबंधित कानून है और नीतियां हैं, और बाद में योजनाएं और कार्यक्रम आते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जो भारतीय लोकतंत्र है, जो भारतीय शासन व्यवस्था है, उसने एक राष्ट्रीय स्तर की एक सामाजिक नीति के तहत ये कार्यक्रम तय किए हैं, और उसी के अनुरूप भारत में नियोजित सामाजिक परिवर्तन लाने के प्रयास निरंतर रूप से चल रहे हैं। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि प्रगति और उत्थान के लिए निरंतर आगे बढ़ना होता है, निरंतर विकास के पथ पर कदम से कदम मिलाकर चलना होता है। हम दुनिया के दूसरे देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर हमें बढ़ना होता है। वहाँ जो प्रोग्रेस हो रही है, जो उत्थान हो रहा है, जो डेवलपमेंट होता है, उसको हम अपनाते हैं। हमारे यहाँ कोई नवाचार, उत्थान, डेवलपमेंट होता है, प्रगति होती है, तो उसको दूसरे देश अपनाते हैं, तो आपस में आदान प्रदान चलता रहता है। भूमंडलीकरण में हम देखते हैं कि इसके अनेकों उत्कृष्ट उदाहरण आप देख सकते हैं। तो यह नियोजित सामाजिक परिवर्तन है। अब दूसरा महत्वपूर्ण पहलू इसका है कि भारत में नियोजित सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से हम किस तरह का सामाजिक रूपांतरण लाना चाहते हैं, किस तरह की एक सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। रूपांतरण से तात्पर्य आमूलचूल परिवर्तन से, व्यापक स्तर पर परिवर्तन से। परिवर्तन किसी एक पहलू में बदलाव का संकेत होता है, लेकिन रूपांतरण, जिसके लिए इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड है, इसका मतलब है किसी व्यवस्था में बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर जो आमूलचूल परिवर्तन होता है, उसको हम रूपांतरण बोलते हैं। तो भारत में जो राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम है, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, और अन्य जो वैधानिक, संवैधानिक, वैधानिक, नीतिगत, कानूनी और योजनागत जो कार्यक्रम है, उनके माध्यम से जो सामाजिक रूपांतरण हम भारतीय समाज में सुनिश्चित करना चाहते हैं, जो नई सामाजिक व्यवस्था, न्यू सोशल ऑर्डर जो स्थापित करना चाहते हैं, इस नियोजित सामाजिक परिवर्तन रूपांतरण के माध्यम से, उसकी एक संक्षिप्त रूपरेखा, एक आउटलाइन 10 बिंदुओं के माध्यम से मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा आदर्श है, जिसको हम स्थापित करना चाहते हैं, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं, और उसके लिए देश के सभी नागरिकों को मिलकर सामूहिक रूप से प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि राष्ट्र का विकास सामूहिक जिम्मेदारी है। हाँ, हम प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यवस्था संचालित करते हैं, क्योंकि बड़े स्तर पर व्यवस्था के संचालन में सबकी भागीदारी एक स्तर पर संभव नहीं है, इसलिए अलग अलग स्तरों पर उनकी भागीदारी तय करने के लिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई जाती है, जिसमें सभी अपना अपना योगदान देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो भारत में नियोजित सामाजिक परिवर्तन है, जिसकी चर्चा अब तक हमने की है, उस नियोजित सामाजिक परिवर्तन
के कारण जिस तरह का हम रूपांतरण लाना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, उसके आउटलाइन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहला जो हमारा लक्ष्य है वो है सुसंगत सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना। इसका तात्पर्य ये है कि हम ऐसा भारतीय समाज स्थापित करना चाहते हैं जो सद्भावनापूर्ण हो, जिसमें धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, लिंग के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं हो, और सामाजिक समरसता हो, शांतिपूर्ण सहस्तित्व हो, एक दूसरे का सम्मान हो। तो इस तरह की जो सुसंगत सामाजिक व्यवस्था है वह स्थापित करना सामाजिक रूपांतरण के माध्यम से हम चाहते हैं। दूसरा बिंदु है गतिशील सामाजिक व्यवस्था। इसका तात्पर्य है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था इस तरह की होनी चाहिए जिसमें सामाजिक गतिशीलता के पर्याप्त अवसर और संभावनाएं विद्यमान हों, और उसमें गतिशीलता संभव होती हो। जाति की जो जाति आधारित जो सामाजिक व्यवस्था है वो बंद सामाजिक गतिशीलता है, वहाँ सामाजिक गतिशीलता संभव नहीं है। लेकिन जो वर्ग है वह आर्थिक आधार पर स्थापित होता है, तो वहाँ उच्च गतिशीलता संभव होता है। व्यक्ति अपने काबिलियत, योग्यता, प्रतिभा के आधार पर निम्न वर्ग से मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग से उच्च वर्ग में जा सकता है। समाज में उसकी प्रतिष्ठा होती है, तो वो एक गतिशील सामाजिक व्यवस्था है। तो हम इस तरह की सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं जिसमें लोगों को आगे बढ़ने के अवसरों, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक आर्थिक स्थिति ऊपर उठाने का अवसर मिलता हो, उस पर किसी तरह का सामाजिक प्रतिबंध नहीं हो जैसा कि जाति में होता है। तो इस तरह की गतिशील सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं जिसमें समाज के सभी वर्गों, सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव और प्रतिबंध के आगे बढ़ने का अवसर मिलता हो, और अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति ऊपर उठाने का बिल्कुल स्वतंत्र और एक प्रभावशाली व्यवस्था हो। तो एक गतिशील सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना हमारी सामाजिक रूपांतरण के कार्यक्रम का एक लक्ष्य है, एक नई सामाजिक व्यवस्था की जो रूपरेखा का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तीसरा है सामाजिक व्यवस्था में तकनीक की भूमिका। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि 21वीं सदी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की सदी है, जिसमें सूचना और ज्ञान ही शक्ति है। इसी के माध्यम से पूरा विश्व संचालित हो रहा है, और तकनीक है वो बाहर से दुनिया के सभी देशों को प्रभावित कर रही है, और जिसके पास तकनीकी शक्ति है आज के तारीख में वही सबसे शक्तिशाली है। इसलिए विकास के साथ दूसरे देशों की तुलना में आगे बढ़ने के लिए और समाज के उत्थान के लिए तकनीकी विकास बहुत ज़रूरी है, तकनीक को अपनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सामाजिक व्यवस्था में तकनीक की भूमिका सुनिश्चित करना भी सामाजिक रूपांतरण का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, लक्ष्य है। और चौथा है उच्च जीवन स्तर सुनिश्चित करना। इसका तात्पर्य है कि भारतीय समाज के जो नागरिक हैं वो उच्च शिक्षितों, कौशलयुक्तों, संसाधन संपन्न हों, जागरूक हों, और समाज और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते हों। और ये तभी संभव जब उनका जीवन स्तर उच्च हो, और ये आर्थिक सामाजिक विकास से ही संभव है। इसलिए उच्च जीवन स्तर, हाई लिविंग स्टैंडर्ड सुनिश्चित करना भी जो सामाजिक रूपांतरण है उसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, ये तीन बिंदु है जो जीवन स्तर को बताते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय जो जीवन स्तर के मापदंड है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से जो भारतीय समाज है उसके जो नागरिक हैं उनको सशक्त करना ये जरूरी है, तभी हम उच्च जीवन स्तर उनके लिए सुनिश्चित कर सकते हैं। पांचवा बिंदु है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय समाज के उत्थान के लिए नियोजित परिवर्तन के माध्यम से जो नई सामाजिक व्यवस्था हम सुनिश्चित करना चाहते हैं, सामाजिक रूपांतरण का जो एक उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उसमें एक लक्ष्य है मिश्रित अर्थव्यवस्था भी है। इसका तात्पर्य है कि जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का संतुलित सह अस्तित्व हो, दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हों और एक दूसरे के साथ मिलकर समाज और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देते हों। ऐसी अर्थव्यवस्था स्थापित करना सामाजिक रूपांतरण का एक लक्ष्य है।
छः नंबर पर जो बिंदु है वह है सर्वांगीण विकास। इसका तात्पर्य ऑलराउंड डेवलपमेंट, यानी समाज के सभी वर्गों का संतुलित विकास सुनिश्चित करना ही सर्वांगीण विकास है, जिसके लिए आजकल हम इंक्लूसिव ग्रोथ का प्रयोग करते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि समाज के सभी वर्गों समूहों को समाज की मुख्य धारा में लाना, समाज और राष्ट्र के निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, उनका उत्थान करना, उनके योगदान को सामने लाना, उन्हें जोड़ना, यह बहुत ज़रूरी है। हाल ही के दशकों में हम देख रहे हैं कि भारत में आर्थिक खाई और डिजिटल खाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। यह नहीं होना चाहिए। संसाधनों अवसरों का न्यायपूर्ण वितरण हो, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा सभी क्षेत्रों, वर्गों, समूह, लोगों तक पहुँचे। तो ये चीज़ें सुनिश्चित करने पर ही हम सर्वांगीण विकास का दावा कर सकते हैं, ऑलराउंड डेवलपमेंट का दावा कर सकते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का दावा कर सकते हैं। सातवां है निर्णय लेने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया। भारत जैसे बहुलतावादी देश में संतुलित और समग्र विकास के लिए सभी वर्गों, समूहों में विचार विमर्श, संवाद होना बहुत ज़रूरी है। और लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली है वो इसका अवसर देती है। उसमें आपसे विचार विमर्श और सामूहिक सहमति या बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो निर्णय लेने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया वो परिवार में भी हो, समुदाय में भी हो, समाज में हो, राष्ट्रीय स्तर पर भी हो। तो निर्णय लेने की लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है वो निर्णय को बेहतर बनाती है और सभी पक्षकारों को अपनी बात रखने का अवसर देती है और सभी को उसके लिए जिम्मेदार बनाती है। इसलिए निर्णय लेने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वह समाज को सुदृढ़ और प्रगतिशील बनाती है। तो जो नई सामाजिक व्यवस्था हम लाना चाहते हैं तो सामाजिक रूपांतरण के माध्यम से, तो उसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य लक्ष्य निर्णय लेने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुनिश्चित करना भी है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से कुछ हद तक हम इसको लागू करने में सफल रहे हैं, फिर भी अभी बहुत सारी सुधार की संभावनाएं हैं। इसका जितना फ़ायदा मिलना चाहिए आम जनता को, जितनी निर्णय प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए परिवार से लेकर राष्ट्र के स्तर पर, उतनी नहीं हो पाई है। तो उसको और अधिक बढ़ाने की ज़रूरत है। आठवां, संसाधनों और अवसरों का समान वितरण। जब देश के जो संसाधन होते हैं, अवसर होते हैं, उन पर कुछ ही लोगों का आधिपत्य होता है तो वो देश में आर्थिक विषमता, आर्थिक असमानता बढ़ने लग जाती है और वो आगे चलकर असंतोष, तनाव, संघर्ष को उत्पन्न करती है और समाज में विघटन लाती है, व्यक्तिगत विचलन लाती है, पारिवारिक विखंडन लाती है। तो वो समाज को तोड़ती है, सुदृढ़ नहीं करती है, समाज के प्रगति में बाधक है। तो संसाधनों और अवसरों का न्यायपूर्ण और संतुलित वितरण सुनिश्चित करना भी सामाजिक रूपांतरण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तभी हम इंक्लूसिव ग्रोथ सुनिश्चित कर सकते हैं, ऑलराउंड डेवलपमेंट तय कर सकते हैं और समाज में जो विषमता है, भेदभाव है, उसको दूर कर सकते हैं। नौवां महत्वपूर्ण बिंदु है जो भारत में नियोजित सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से जो सामाजिक रूपांतरण हम सुनिश्चित करना चाहते हैं, जो नई सामाजिक व्यवस्था हम स्थापित करना चाहते हैं, उसका नौवां महत्वपूर्ण बिंदु है पूर्ण और साधन संपन्न सरकार। लोकतंत्र में शासन व्यवस्था के संचालन के लिए एक सरकार होती है, लेकिन वह सरकार पूर्ण हो और साधन संपन्न हो, तब भी राष्ट्रीय विकास और योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू किया जा सकता है, उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकता है, संसाधनों के आधार पर समाज की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जा सकता है और समाज में विकास के नए मापदंड स्थापित किए जा सकते हैं। यह तब भी संभव है जब एक पूर्ण और साधन संपन्न सरकार हो और पूर्ण और साधन संपन्न सरकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संचालन के लिए, समाज के बेटरमेंट के लिए, समाज के संतुलित विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। और अंतिम 10वां जो बिंदु है, भारत में नियोजित सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से सामाजिक रूपांतरण लाने के एक लक्ष्य के रूप में, एक नई सामाजिक व्यवस्था की रूपरेखा के एक बिंदु के रूप में, वह है एक लोक कल्याणकारी राज्य। भारत के संविधान में भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य कहा गया है, जहाँ राज्य के बहुत सारे दायित्व निर्धारित किए गए हैं कि नागरिकों के प्रति, समाज के कमजोर वर्गों के प्रति, समाज के उपेक्षित सीमांत लोगों के प्रति, उन लोगों के प्रति जिनकी आवाज़ नहीं सुनी गई है, जो पंक्ति में सबसे अंत में खड़े हैं, जो
गरीब है, मजदूर है, जो साधारण आम आदमी है, किसान है, उन मजदूर हैं, बेरोजगार हैं, भूमिहीन हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, दलित हैं, सभी कमज़ोर वर्ग, जो वंचित वर्ग हैं, सभी जो समूह हैं, उनका कल्याण सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है। यह हमारा संविधान कहता है। नीति निर्देशित तत्वों में इसके लिए आवश्यक प्रावधान भी किए गए हैं। वो बाध्यकारी नहीं है, फिर भी राज्य का ये कर्तव्य है कि वह उनको लागू करें। तो एक लोक कल्याणकारी राज्य की जो भूमिका है उसको और सक्रिय करने की ज़रूरत है, उसको और अधिक बढ़ाने की ज़रूरत है। ये समय की मांग है। बहुत सारी भूमंडलीकरण के कारण बहुत सारी चुनौतियाँ आई हैं। आर्थिक विषमता बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। डिजिटल डिवाइड बहुत बढ़ने लग गया है। संसाधन संपन्न बहुत अधिक संसाधन संपन्न होते जा रहे हैं, गरीब बहुत अधिक गरीब होते जा रहे हैं। इसके कारण समाज में अपराध, हिंसा और असंतोष, तनाव, आत्महत्या, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं पैदा होती जा रही हैं जो समाज को कमज़ोर करती हैं, तोड़ती हैं, विघटन लाती हैं, पारिवारिक और व्यक्तिगत विघटन और विचलन लाती हैं। तो इन सब को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि राज्य लोक कल्याणकारी भूमिका निभाए। और पोस्ट कोविड सोसाइटी में तो ये भूमिका और भी बढ़ जाती है। कोविड-19 जो महामारी है उसने समाज को बुरी तरीके से आर्थिक रूप से प्रभावित किया। उसके मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव भी हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर राज्य की भूमिका बढ़ जाती है कि जो कोरोना महामारी के कारण जो लोग आय से वंचित हुए हैं, जिनके रोजगार छिन गए हैं और जो दूसरी समस्याएं पैदा हुई हैं, उसमें राज्य को आगे आकर अपनी लोक कल्याणकारी भूमिका को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसीलिए जो भारत में नियोजित सामाजिक परिवर्तन है, उसके माध्यम से जो सामाजिक रूपांतरण सुनिश्चित करना चाहते हैं, एक नई सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहते हैं, उसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य, उद्देश्य ये रखा गया है कि भारतीय जो राज्य है, भारत जो देश है, वो लोक कल्याणकारी राज्य की भूमिका है, उसका निष्ठापूर्वक और प्रभावी निर्वहन करे। तो एक लोक कल्याणकारी राज्य की भूमिका है, वो भी हमारी जो नई सामाजिक व्यवस्था है उसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ये जो नई सामाजिक व्यवस्था हम स्थापित करना चाहते हैं उसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। डियर स्टूडेंट्स, यह भारत में नियोजित सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक रूपांतरण का संक्षिप्त विवेचन है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक को आपने बेहतर ढंग से समझा है। फिर भी कोई भी आपका प्रश्न है, जिज्ञासा है, समस्या है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम उसका समाधान करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी टेक्स्ट बुक को नियमित रूप से पढ़ रहे हैं, लिखने का भी अभ्यास कर रहे हैं। साथ ही हमारे जो वीडियोज़ आ रहे हैं इनको तो रेगुलर आपको देखना ही देखना है। लास्ट ईयर्स की क्वेश्चन पेपर्स को भी आपको नियमित रूप से देखते रहना है और इसी के अनुसार तैयारी करनी है। सिलेबस को आपको बिल्कुल केंद्र में रखना है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। लिखने का अभ्यास मैं इसलिए जोर देता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी भूल होती है, अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं और परीक्षाओं में टाइम मैनेजमेंट की परेशानी होती है, इसलिए आपको नियमित रूप से लिखने का अभ्यास करना है। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।